आज क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि तंत्र मंत्र के जरिए कोई इंसान रुपए पैसों की बारिश करा सकता है, धन वर्षा करा सकता है? आप इस बात पर यकीन करें ना करें, इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इस तरह की बातों पर यकीन करते हैं। आज जो कहानी है वो इसी रहस्य से जुड़ी हुई है और इस कहानी का जो अंत है वो बहुत ही शॉकिंग है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये कि क्या कोई लड़की यानी कोई इंसान जीते जी नागिन बन सकती है? आप सोचेंगे कि आज हो क्या गया है, ऐसे अजीबोगरीब सवाल मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये सवाल वाकई इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ऐसे सवाल आज भी आपके और हमारे बीच मौजूद हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द जुर्म का काला जाल बुना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी दूसरे सवाल से कि क्या कोई लड़की नागिन बन सकती है। फिल्मों में, सीरियल्स में तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन हकीकत की ज़िंदगी में ऐसा होना और ऐसा होते हुए देखना अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है औरैया और इसी औरैया ज़िले में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है फफूंद। फफूंद आमतौर पर फंगस को कहते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही अजीब सा नाम है इस जगह का, लेकिन चलिए, जगह के नाम तो कुछ भी होते हैं। इसी फफूंद पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव पड़ता है सिंगनपुर, और इस सिंगनपुर गांव में एक परिवार रहता है, राकेश वाल्मीकि का परिवार। घर में हस्बैंड वाइफ यानी राकेश और उसकी पत्नी हैं और साथ में हैं 5 बेटियां और 2 बेटे। 5 बेटियों में से भी 4 बेटियों की शादी हो चुकी है। घर में इन दिनों 3 बच्चे हैं, यानी एक छोटी बेटी और उसके बाद 2 बेटे। किसान परिवार है, मेहनत मजदूरी करते हैं, खाते कमाते हैं, ज़िंदगी अच्छी चल रही है। और इसी बीच पिछले रविवार की ये बात है, मैं अगर तारीख देखूं अपने मोबाइल में, 1 सेकंड का वक्त दीजिए। पिछले रविवार यानी जी 8 फरवरी की ये बात है। पिछले रविवार को होता ये है कि इस घर की जो छोटी बेटी है रीना, वो रात को 3 बजे अचानक अपने बिस्तर से गायब हो जाती है। रात को 2-2:30 बजे तक घर वालों ने उसे सोते हुए देखा। कई बार लोग मिडनाइट को उठते हैं, रात को उठते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, सो जाते हैं। तो रात को 2-2:30 बजे तक लोगों ने देखा, लेकिन 3 बजे के बाद जो है उसे किसी ने नहीं देखा। वो अपने बिस्तर से, अपने घर से गायब हो जाती है। रीना की उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास है और वो 8वीं तक पढ़ी है। और वो जिस तरह से गायब होती है वो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही अजीब है, क्योंकि वो जहाँ से गायब होती है अपने जिस बिस्तर से, उस बिस्तर पर 5 फीट लंबा एक सांप की केंचुली पड़ी हुई है। सांप का केंचुल, जिसे आप जानते हैं, सांप बीच बीच में उस केंचुल को छोड़ता है और खेतों में, जंगलों में सांप के केंचुल आपको पड़े हुए दिखेंगे। तो वहाँ सांप का एक केंचुल तकरीबन 5 फीट लंबा बिस्तर पर पड़ा हुआ नज़र आता है। इसके अलावा उस लड़की ने अपने हाथ में जो रिंग पहन रखी थी, वो रिंग भी उसी बिस्तर पर पड़ी थी और साथ में उसकी चूड़ी और लड़की के गले में जो धागा बंधा हुआ था, घर वालों ने कोई मन्नत या पूजा पाठ के बाद वो धागा बांधा होगा, वो धागा भी वहीं पर पड़ा हुआ था। अब अपने आप में एक अजीब बात थी कि एक लड़की अपने बिस्तर से अपने घर से गायब हो गई और जाते जाते उसकी सारी जो बिलोंगिंग्स थी वो बिस्तर पर ही छूट गई और साथ में छूट गया एक केंचुल। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कहानी है? जब सुबह घर वाले उठते हैं और अपनी बेटी रीना को जगाने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि बिस्तर का मंजर कुछ ऐसा ही है। इसके बाद वो घबरा जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। गांव में आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद जैसे ही लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो ये बताते हैं कि हमारी बेटी रीना वो जो है नागिन बन गई है और कहीं छुप गई है, या हो सकता है घर से भाग गई हो। लोग पूछते हैं क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, क्या मामला है, ऐसा क्यों कह रहे हो, बताओ। तो वो घर के अंदर लेकर जाते हैं और बिस्तर दिखाते हैं। बिस्तर में वाकई रीना की अंगूठी, चूड़ी, गले का धागा, ये सारी चीज़ें तो पड़ी ही थी, साथ ही तकरीबन 5 फीट लंबा वो केंचुली भी पड़ी हुई थी। ये देखकर गांव के लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं। घर वाले जिस कन्विक्शन से ये बात कह रहे थे, गांव वालों को संशय तो हो रहा था, लेकिन उनको भी लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो ही गया हो, क्योंकि लोगों पर फिल्मों का, सीरियल्स का, सुनी सुनाई बातों का, कहानियों का भी बहुत असर होता है, आपको पता है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे और समझदार लोग इसे लेकर लोकल पुलिस को फ़ोन करते हैं और औरैया के फफूंद थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। और पुलिस भी शुरू में जब उस बिस्तर को देखती है, उसे सीन ऑफ क्राइम ही कहेंगे, तो पुलिस भी शॉक्ड रह जाती है कि वाकई बिस्तर पर एक सांप की केंचुली पड़ी हुई है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश करने का फैसला करती है।
लोग भले इस तरह की कहानियों पर यकीन कर ले थोड़ी देर के लिए, लेकिन पुलिस को उसकी वर्दी और जो उसकी फ़र्ज़ अदायगी है वो इस बात पर यकीन करने की इजाज़त नहीं देती है। लिहाजा पुलिस वाले इस मामले की जांच शुरू करते हैं और पता करते हैं कि ये जो लड़की है रीना, उसका वेयर अबाउट्स क्या है और इन दिनों उसके जीवन में क्या चल रहा था। तो जब पूछताछ होती है घर वालों से, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ होती है, तो ये पता चलता है कि रीना की शादी की तैयारी हो रही थी और घर वालों ने उसके लिए किसी दूसरे गांव में किसी दूसरी जगह पर एक लड़का भी देखा हुआ था जिससे बातचीत तकरीबन फाइनल होने वाली थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि रीना अपने ही गांव के रहने वाले एक लड़के के साथ प्यार करती थी। घर वालों को भी शायद इस बात की खबर थी और चूंकि वो इस रिश्ते से राज़ी नहीं थे, आमतौर पर गांव देहात में इस तरह के रिश्तों को, शहरों में भी, लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, इतनी जल्दी इजाज़त नहीं मिलती, तो घर वाले राज़ी नहीं थे। वो अपनी बेटी की शादी कहीं और कर रहे थे और जिस तरह से अब ये लड़की गायब हुई थी, उसके बाद पुलिस को तो ये लगने लगा कि लड़की भाग गई और भागने के बाद उसने लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए और ख़ासकर अपने घर वालों को धोखा देने के लिए सांप की केचुली वगैरह अपने बिस्तर पर छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने रीना के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई। पुलिस को ये बात तकरीबन साफ़ हो गई कि रीना भागी है, यानी ये मामला एलोपमेंट का है और भागने के साथ साथ उसने पुलिस को और लोगों को उलझाने के लिए ये सारा हथकंडा रचा है। पुलिस ने अब रीना के बारे में जब और जानकारी जुटाई तो कुछ ऐसे लोग भी गांव के मिले जिन्होंने बताया कि वो पिछले 2 दिनों से रीना को ये देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो खेतों में, पगडंडियों में, सुनसान जगहों पर अकेली घूम रही है, टहल रही है। पिछले 2 दिनों से लोगों ने रीना को कई बार ऐसा करते हुए देखा। अब जब घर में वो केंचुली मिली तो लोगों को ये समझ में आ गया कि रीना जो है किसी सांप के केंचुली की तलाश में थी जिसे वो बिस्तर पर छोड़कर कहानी को एक रहस्यमयी मोड़ देकर भागना चाहती थी। तो फिलहाल पुलिस ने इस केस को अपने तौर पर तो क्रैक कर लिया है, उन किरदारों की पहचान कर ली है जिस लड़के से रीना का अफेयर था या जिस लड़के से रीना की शादी तय थी। बस रीना गायब है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो इस लड़की को भी बरामद कर लेगी। तो ये अपने आप में एक अजीब सी बात है कि जीते जी एक लड़की सांप बन जाती है और ये कहानी कोई और नहीं बल्कि खुद लड़की के घर वाले सुनाते हैं कि हमारी बेटी नागिन बन गई। हमारे इर्द गिर्द कितना सब कुछ होता है, हैरानी भरी घटनाएं होती हैं, ये इस कहानी को सुनकर पता चलता है। इस घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आइए उस पहले सवाल का जवाब देते हैं। वो पहला सवाल धन वर्षा से जुड़ा हुआ है। धन वर्षा यानी नोटों की, रुपए पैसों की बारिश। क्या तंत्र मंत्र के सहारे ऐसा कराया जा सकता है? ये सवाल जब कोई पूछे तो जाहिर है कुछ देर के लिए इंसान सोच में पड़ जाता है। हालांकि लॉजिकली सोचने वाला आदमी फ़ौरन ही इस बात को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन कई लोग जो है लॉजिक से परे जो है जाकर भी इस तरह की कहानियों पर यकीन करते हैं। तो होता ये है कि दिल्ली में एक जगह है पीरागढ़ी। ये पीरागढ़ी आउटर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बाहरी ज़िले में। यहाँ पर 8 फरवरी की शाम को एक वाइट कलर की कार फ्लाईओवर के पास सड़क के किनारे खड़ी हुई नज़र आती है, लोगों को दिखती है। लोग जब इस कार को काफ़ी देर से सड़क के किनारे खड़ी हालत में देखते हैं तो वो फिर वहाँ पर पहुँचकर थोड़ा ताक झांक करते हैं और जब कार में झांकते हैं तो वो ये देखते हैं कि कार में 3 लोग निढाल पड़े हुए हैं। निढाल मतलब बेसुध या बेहोशी की हालत में। इनमें एक आदमी बुजुर्ग सा वो ड्राइविंग सीट पर है और पीछे की सीट पर एक पुरुष और महिला है जिनकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान है। तो लोगों को जब ये चीज़ दिखती है, ये मंजर दिखता है तो लोगों को शक होता है। लगता है कि 3 लोग एक साथ अगर किसी कार में बीमार हो गए या बेहोश हो गए या शायद उनकी मौत ही हो गई तो जाहिर है मामला नॉर्मल तो नहीं है। लोग फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं और एक कार में 3 लोगों के बेहोश पाए जाने की खबर जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस भी आनन फानन में भागती हुई वहाँ पहुँचती है और उसके बाद इन लोगों को पास के ही संजय गांधी अस्पताल में ले जाया जाता है। संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड करार देते हैं, यानी ये बताते हैं कि तीनों की मौत हो चुकी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी वारदात है क्योंकि राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर बंद कार के अंदर एक साथ 3 लोगों की रहस्यमयी हालत में मौत हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संगीन हो जाता है। आउटर दिल्ली की पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगती है और सबसे पहले मरने वालों की पहचान पता करने की कोशिश की जाती है। जल्द ही वो पहचान साफ होती है। ड्राइविंग सीट पर जो बुजुर्ग शख्स बैठा हुआ था उसका नाम था रणधीर और उनकी उम्र थी 76 साल। इसके अलावा पीछे की सीट पर 47 साल का शिव नरेश था और उसके साथ 40 साल की लक्ष्मी नाम की एक महिला थी और इन तीनों की अब मौत हो चुकी थी। इन तीनों की पहचान जब पता की गई तो ये बापरौला, नगली डेरी और जहांगीरपुरी इलाके के रहने वाले निकले, यानी ये बाहरी दिल्ली के ही आसपास के इलाके के रहने वाले लोग थे। और इनमें आपस में जो बातचीत थी, परिवार वालों से जो बातचीत हुई, उससे पता चला कि ये तीनों लोग
प्रॉपर्टी का काम करते थे और इस वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी और तीनों कभी कभार किसी प्रॉपर्टी के डीलिंग के सिलसिले में आउटर दिल्ली से यानी पीरागढ़ी से कहीं अलग अलग जगहों पर आया जाया करते थे। तो शुरू में ये मामला जो है वो सुसाइड का लगा और पुलिस ने जब घर वालों को इसकी जानकारी दी तो घर वालों ने सीन ऑफ क्राइम को देखने समझने के बाद और पूरे सीक्वेंस की जानकारी लेने के बाद घर वालों ने कहा कि नहीं, ये मामला सुसाइड का नहीं है। उन्हें पूरा यकीन है कि किसी ने साजिशन इन्हें कोई जहरीली चीज़ खिला दी है जिसकी वजह से तीनों लोगों की इस तरह से कार के अंदर मौत हुई है। सुसाइड लोग कह तो रहे थे और पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन्वेस्टिगेशन तो करना पुलिस का फ़र्ज़ था। तो पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, विसरा भी प्रिजर्व करवाया जांच के लिए। और पुलिस को भी लगने लगा कि इस मामले में पॉइजनिंग का मामला यानी जहर देकर किसी की हत्या किए जाने का मामला हो सकता है। तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और जांच के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का सहारा लिया। ये जो 3 लोग जिनकी मौत हुई थी, जो कार में मिले थे, उनके मोबाइल फ़ोन के साथ कार में ही शराब की बोतलें, ग्लास वगैरह जैसी चीज़ें भी रखी थी। उनके आधार कार्ड और दूसरे बिलोंगिंग्स भी थे। लेकिन पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी था मोबाइल फ़ोन और उसका नंबर। पुलिस ने CDR निकलवाई उन नंबरों के और इसके अलावा ये लोग जो पीरागढ़ी के रहने वाले थे, इस कार को पुलिस ने बैक ट्रैक करना शुरू किया कि ये कार कहाँ गई थी और कहाँ से वापस पीरागढ़ी की तरफ वापस आई। तो पुलिस ने अलग अलग CCTV कैमरों पर जब इस कार को फॉलो करना शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि इस कार में ड्राइविंग सीट के बगल में एक और आदमी काफ़ी दूर तक दिल्ली की अलग अलग सड़कों से गुजरती इस कार में बैठा हुआ दिख रहा है। लेकिन वो आदमी कौन है ये पुलिस को पता नहीं चल रहा था। इस बीच पुलिस ने जो CDR निकलवाई उसमें एक नंबर से इन लोगों की लगातार बातचीत होने की भी पुष्टि हुई और वो नंबर लगातार उस कार में ट्रैवल भी कर रही थी। यानी इन लोगों के साथ अगर कोई चौथा शख्स था तो वो वही आदमी था जो कार की CCTV कार में जो बैठा हुआ था CCTV कैमरे में नज़र आ रहा था। अब इस आदमी का मोबाइल नंबर जब पुलिस को मिला CDR से तो इसकी पहचान भी साफ हुई। इस आदमी का नाम है कमरुद्दीन। कमरुद्दीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद का रहने वाला है और इन दिनों वो उत्तर प्रदेश के ही लोनी में रहता है। लोनी आपको पता है गाज़ियाबाद के बिल्कुल पास में है। और कमरुद्दीन पेशे से एक तांत्रिक है, यानी काले इल्म या काले जादू का माहिर। काला जादू, काला इल्म, इस तरह की चीज़ों पर बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन तंत्र मंत्र पर ये दावा करता था, काले जादू पर ये दावा करता था और बहुत सारे लोगों को अपने काले इल्म के ज़रिए ही वो बीमारियों से और अलग अलग मुसीबतों से बाहर निकालने का दावा किया करता था। बहुत सारे लोग उसके पास आया भी करते थे और वो लोगों के इलाज के नाम पर पैसे भी वसूला करता था। ये धंधा तो फिर भी ठीक है, हालांकि कानून सम्मत नहीं है, अंधश्रद्धा यानी अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात है, लेकिन यहाँ तक तो फिर भी चलता है। जब तक आप लोगों को मान लीजिए ठग भी रहे हैं तो मतलब जस्टिफाई नहीं है, लेकिन कानून की नज़र से कई बार ये चीज़ें दबी रहती हैं। लेकिन अगर आप किसी की जान ले लें तो मामला बहुत खतरनाक हो जाता है। तो पुलिस जब इस मामले की जांच करने लगी, कमरुद्दीन का जब पता चला तो पुलिस ने कमरुद्दीन को ट्रैक किया, उसे पकड़ लिया, गिरफ्तार किया और उससे सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े करने वाली कहानी थी। उसने ये बताया कि उसने लक्ष्मी को ये कहा था कि अगर वो 2 लाख रुपयों का इंतज़ाम करके लेकर आ जाए तो उस 2 लाख रुपए से कम 2 करोड़ रुपए वो धनवर्षा के सहारे बना सकता है और रातों रात उनकी किस्मत पलट सकती है। लक्ष्मी प्रॉपर्टी डीलिंग के सिलसिले में रणधीर और शिव नरेश से मिलती थी। लक्ष्मी जो है अपने पति के इलाज के सिलसिले में कुछ महीने पहले इस कमरुद्दीन के संपर्क में आई थी। इसके बाद से वो कमरुद्दीन के टच में थी और कमरुद्दीन लगातार लक्ष्मी को झांसे में ले रहा था और धनवर्षा कराने की बात कह रहा था। इसी लालच में आकर एक बार जब लक्ष्मी और बाकी लोग उसके पास गए तो उसने एक काले रंग के शॉल के अंदर से बहुत सारे नोट निकलवाए हाथ की सफाई के ज़रिए और धनवर्षा का ड्रामा किया। ये देखकर रणधीर और शिव नरेश ये भी हैरत में पड़ गए। लक्ष्मी तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। फिर इन लोगों ने तय किया कि वो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करके कमरुद्दीन के पास आएंगे और इसी प्लानिंग के तहत ये लोग 2 लाख रुपए लेकर 8 फरवरी को सुबह सुबह पीरागढ़ी से चले और चल कर गए बिल्कुल दिल्ली के दूसरी एंड के भी आगे बाहर उत्तर प्रदेश के लोनी में और वहाँ जाकर कमरुद्दीन से मिले। कमरुद्दीन ने वहाँ काले जादू का ड्रामा किया, कुछ पूजा पाठ की बात कही और कहा कि बहुत जल्दी धनवर्षा होगा, तरह तरह की कहानियाँ सुनाई और इनको वापस पीरागढ़ी छोड़ने के लिए वो गाड़ी से निकल पड़ा। बीच रास्ते में ऐसा समझा जाता है कि उसने कुछ जहरीले लड्डू अपने साथ वो बनाकर ले आया था। तंत्र मंत्र के नाम पर और पूजा पाठ के नाम पर उसने ये लड्डू का तथाकथित प्रसाद इन 3 लोगों को खाने के लिए दिया। इतना शातिर कि खुद उसने कुछ नहीं खाया और इन तीनों के खाते ही लड्डू खाते इनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी, बिगड़ने लगी। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो जो तांत्रिक है कमरुद्दीन, उसने इन तीनों को गाड़ी पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे लगाने के लिए कहा। वहाँ तीनों ने गाड़ी लगाई
अब धीरे धीरे उनके हाथ पैर भी सुन्न हो रहे थे, इतना खतरनाक जहर था। और ये कमरुद्दीन गाड़ी से उतरा और फरार हो गया। उसे लग रहा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उधर कार में इन तीनों की मौत हो गई। पता चला कि कमरुद्दीन ने उनके रुपए पैसे लूट लिए थे। तो ये थी मोडस ऑपरेंडी, जिसमें धनवर्षा कराने के नाम पर एक तांत्रिक ने 3 लोगों की हत्या कर दी, ट्रिपल मर्डर किया और इसके बाद लूटपाट करके वो फरार हो गया। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी के थॉट प्रोसेस पर आपका क्या कहना है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक न्यूज़ एंकर का कत्ल किया कातिल ने, और कत्ल करने के बाद उसने लाश को गाने भी सुनाए। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। प्रिंसी राजपूत ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जगदीश चांडेगड़ा जी, आज हालांकि थोड़ी वक्त की कमी है, स्टूडियो में बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स और लाइव शोज़ होने हैं, तो दीपक और वर्णिता जो है बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन लोगों के नाम ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। ऋषभ मिश्रा ने कमेंट किया है, स्वागत आपका। प्रोमिला ठाकुर जी का कमेंट है। एडवोकेट तनिषा त्यागी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा शुभम पांड्या जी का कमेंट है, और वकील इस्लामिक शॉर्ट्स के नाम से एक आईडी है। नीरज चौधरी जी हैं। एलो मेलो के नाम से एक आईडी है। लक्ष्मीकांत अवस्थी का कमेंट है। दीपू यादव और विजेंद्र सिंह जी भी हैं। बहुत सारे और भी लोग हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज थोड़ी जल्दीबाजी में हूँ, तो माफ़ कीजिएगा कि आपके सवाल नहीं ले पा रहा हूँ और जवाब भी नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल